चलिए भाई, सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे आप सभी लोग? सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार बताएंगे, आवाज वगैरह सब क्लियर पहुंच रही है आप लोगों तक? ऑल ओके। मैं भी बढ़िया हूं बेटा, सभी आप लोगों की दुआ से मैं भी बढ़िया हूं। चलिए तो आज की ऑर्गेनिक क्लास स्टार्ट करते हैं आप सभी के साथ। कुछ ही लोग जुड़े, आज कम लोग जुड़े हुए हैं। सुबह सुबह क्लास में लोग उठते नहीं, रात से सो रहे हैं आराम से, देखेंगे बाद में। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले इंटरमीडिएट्स में, वो रहेगा कार्ब एनायन। क्या रहने वाला है? कार्ब एनायन। एलन मॉड्यूल अगर आपने 100% सॉल्व कर लिया है तो बहुत बढ़िया है, अच्छी रैंक रहेगी आपकी। कार्ब एनायन में देखिए, ये हमारे सामने रहने वाला है कार्ब एनायन। ढंग से देखिए, दिस इज व्हाट कार्ब एनायन। सबसे पहले मैं अगर इस कार्बन की आपसे हाइब्रिडाइजेशन स्टेट जानना चाहूं तो मुझे आप इसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट का आइडिया दीजिए। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ दिस कार्बन एटम? चलिए वापस आते हैं अपनी स्टडी पर। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ दिस कार्बन एटम? कुछ लोग sp2 लिख रहे हैं। भाई ये कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड कैसे हो सकता है? ये जो यहां पर लिखा हुआ है, ये कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड कैसे हो सकता है? हाइब्रिडाइजेशन भी आप लोग भूल चुके हैं। दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। कैसा है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड। 3 सिग्मा बॉन्ड्स प्लस 1 लोन पेयर, सो इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट। तो अब अगर हम इसके डायग्राम की बात करना चाहें, मेरी बात को ध्यान से सुनना। कोई बात नहीं है, लोन पेयर नहीं दिखा तो आप देख लीजिए। इसकी अगर हम बात करना चाहें तो ये इसकी जो ज्योमेट्री रहेगी, क्या अमोनिया जैसी ज्योमेट्री आपको दिखाई देगी? क्या इसकी जो ज्योमेट्री दिखाई देगी वो अमोनिया जैसी दिखाई देगी? यस सर। और जो लोन पेयर होगा, क्या वो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर है? क्या यहां पर जो लोन पेयर है, क्या वो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर है? यस सर, एग्जैक्टली द लोन पेयर इज प्रेजेंट इन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। बिल्कुल सही। किसी को कोई दिक्कत, आपत्ति, परेशानी यहां पर नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन लिख दिया है। स्पीसीज इन विच कार्बन एटम हैज 8 इलेक्ट्रॉन्स in its valence shell and bears a negative charge is known as carbon ion। यानी कि जब कार्बन पर कंप्लीट ऑक्टेट के साथ नेगेटिव चार्ज आता है, उस सिचुएशन में उसे कार्बन आयन का नाम दिया जाता है। नॉर्मली इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। यस सर। चलिए अब कुछ बातें इससे रिलेटेड मैं करने वाला हूं। सबसे पहले बताइए, एनायन की फॉर्मेशन होमोलैटिक बॉन्ड क्लीवेज से होती थी या हेटेरोलैटिक बॉन्ड क्लीवेज से? मेरे सवालों के जवाब दीजिए। जो आयंस बनने थे, केटायन और एनायन, कैसे बनते थे? हेटेरोलैटिक बॉन्ड क्लीवेज। तो ये हेटेरोलैटिक बॉन्ड क्लीवेज से बनता है। कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन नॉर्मली sp3 होती है, कोई दिक्कत नहीं है सर। ट्राइगोनल पिरामिडल इसकी ज्योमेट्री हमारे सामने रहती है, कोई दिक्कत नहीं है सर, जानते हैं। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3 बॉन्ड बना रखे हैं। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। तो 6 तो बॉन्ड से हैं और एक नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर बोल दीजिए। So it is having total how many electrons in its valence shell? 8 electrons in its valence shell। चलिए, ऑक्टेट कैसा है इसका? कंप्लीट है सर, इलेक्ट्रॉन्स ऑक्टेट कंप्लीट है। न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। यस, ये देख लीजिए, इसके पास लोन पेयर है विद कंप्लीट ऑक्टेट। तो ये अपना लोन पेयर क्या कर सकता है? शेयर कर सकता है। लोन पेयर शेयर कर सकता है किसी केमिकल रिएक्शन में। सो इट कैन बिहेव एज ए न्यूक्लियोफाइल। क्या ये लुईस बेस का भी काम कर सकता है? यस सर, डेफिनेटली लुईस बेस का काम कर सकता है। जो अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर कर सके उन्हें लुईस बेस का ही नाम दिया जाता है। सही पहचाने हो आप। क्या ये डायमैग्नेटिक है? आप पढ़ चुके होंगे पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक। इसके सारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं? पेयर्ड हैं। ये इवन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। ये डायमैग्नेटिक हमारे सामने रहने वाला है। ये हमारे सामने एक छोटी सी बात थी, इसके रिगार्डिंग मैंने आपके सामने की। सबसे पहले हम इन कार्ब एनायंस का नाम लिखना सीखेंगे। सबसे पहले हम इन सभी कार्ब एनायंस का नाम लिखना सीखेंगे। बताइए इसका नाम क्या रहने वाला है? टर्सरी ब्यूटाइल। और पीछे क्या लगा देना है? कार्ब एनायन। क्या लगा देना है? कार्ब एनायन। टर्सरी ब्यूटाइल कार्ब एनायन यहां पर लिख देना है। इससे ज्यादा परेशान होने की जरूरत आपको है नहीं। नेक्स्ट में बताइए, नेक्स्ट में इसका नाम रहेगा हमारे सामने आइसोप्रोपाइल। और क्या आ जाएगा? कार्ब एनायन। किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है सर। नेक्स्ट बताइए, सर दिस इज व्हाट इथाइल
कार्ब एनायन। एग्जैक्टली इसका बताइए सर। ये तो मिथाइल कार्ब एनायन। किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी नहीं सर, होनी भी नहीं चाहिए। डिग्री बताओ कौन से डिग्री का है, 3 डिग्री है या कई बार इसको बोल देते हैं टर्सरी। बिल्कुल सही। इसकी डिग्री बताओ, 2 डिग्री बोल दीजिए सर या सेकेंडरी बोल दीजिए। बिल्कुल सही। इसको बताओ सर, इसको 1 डिग्री बोल दीजिए या कई बार हम बोल देते हैं प्राइमरी। एक ही बात है। किसी को कोई दिक्कत? नो सर कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इनकी स्टेबिलिटी कंपेयर करते हैं। मैं आपको याद दिला दूं, जब भी किसी आयन की स्टेबिलिटी करते हैं चेक, सबसे पहले देखा जाता है उसका साइज, उसके बाद देखते हैं नॉर्मली उसका ईएन, और फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स आएंगे। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स तब देखेंगे, इंडक्टिव, रेजोनेंस, हाइपर, जो भी होगा पहले साइज फिर ईएन। ये दोनों कॉन्सेप्ट बिलोंग करते हैं आईओसी को, दोनों कॉन्सेप्ट बिलोंग करते हैं आईओसी को, और फिर आता है ओसी। देखिए जिस एटम पर नेगेटिव चार्ज है, गौर से देखिए, क्या सभी में वो एटम सेम है? गौर से देख लीजिए, क्या वो एटम सभी के अंदर सेम है? गौर से देखिए, मेरे सवालों के जवाब दीजिए, रटाने के लिए नहीं आया हूं। एग्जैक्टली सेम है सर, यानी कि उसकी साइज सेम हो गई, उसकी ईएन सेम हो गई, जब एटम ही सेम है। तो अब हमारे सामने कौन बचा है? ऑर्गेनिक के फंडे। अब ऑर्गेनिक बोलता है कि उसके आजू बाजू जो जुड़े हुए एटम्स या ग्रुप्स हैं उनको चेक कीजिए, या तो वो उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा रहे होंगे या फिर उसकी स्टेबिलिटी को घटा रहे होंगे। आप बताइए CH3 का कैसा इफेक्ट लगता है? मेरे को आप बताइए कैसा इफेक्ट लगेगा? प्लस आई। कैसा इफेक्ट लगेगा? प्लस आई। प्लस आई वाले ग्रुप अपने ऊपर कैसा चार्ज डेवलप करते हैं? प्लस आई वाले अपने ऊपर कैसा चार्ज डेवलप करते हैं? पार्शियल पॉजिटिव। तो उतना ही चार्ज इस पर डेवलप कर देंगे पार्शियल नेगेटिव। आप जानते हैं चार्ज तो कांस्टेंट होगा, जितना पार्शियल पॉजिटिव डेवलप होगा उतना ही पार्शियल नेगेटिव डेवलप होगा। ये भी क्या लगाएगा? अपना प्लस आई। प्लस आई लगाएगा तो खुद पर डेवलप कर लेगा पार्शियल पॉजिटिव, और यहां डेवलप कर देगा पार्शियल नेगेटिव। चलिए ये भी क्या लगाने वाला है हमारे सामने? प्लस आई। तो ये अपने ऊपर डेवलप कर लेगा पार्शियल पॉजिटिव, और यहां डेवलप कर देगा पार्शियल नेगेटिव। आप बताइए इस सेंट्रल कार्बन पर, जिस पर कभी नेगेटिव चार्ज था ये वाला, इसके नेगेटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड को इसके पड़ोसियों ने बढ़ा दिया या घटा दिया? जो पड़ोसी इस पर लगे हुए हैं उन्होंने इसके नेगेटिव चार्ज की वैल्यू को इंक्रीज कर दिया या डिक्रीज कर दिया? इंक्रीज कर दिया। चार्ज का मैग्नीट्यूड इंक्रीज होने से स्टेबिलिटी बढ़ती है या घटती है? चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ने से स्टेबिलिटी इंक्रीज और डिक्रीज? डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि इसको पहले से कम स्टेबल बना दिया है। चलिए नेक्स्ट में ये काम करने वाले कितने पड़ोसी हैं? नेक्स्ट में ये लगाएगा पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, रीजन बीइंग प्लस आई। इससे भी अगर हम बात करना चाहें तो प्लस आई लगेगा, अपने ऊपर लेगा पार्शियल पॉजिटिव और इस पर लेगा पार्शियल नेगेटिव। ये देखो पहले से नेगेटिव था, थोड़ा सा नेगेटिव और दे दिया, उसको डिस्टेबलाइज कर दिया। इसमें ये काम करने वाला केवल एक ग्रुप है, और इसमें तो आप जानते हैं ये है नील बटा सन्नाटा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन्स का इंडक्टिव इफेक्ट हमने 0 मान लिया है। क्या मान लिया है? 0 मान लिया है। आगे बात समझ में? बिल्कुल। कैन यू कंपेयर देयर स्टेबिलिटी? अगर मैं इसको बोल दूं नंबर 1, और इसको बोल दूं नंबर 2, और इसको बोल दूं नंबर 3, और इसको बोल दूं नंबर 4, कैन यू कंपेयर देयर स्टेबिलिटी? यस सर। स्टेबिलिटी में सबसे आगे रहेगा हमारे सामने नंबर 4, फिर रहेगा हमारे सामने नंबर 3, और फिर रहेगा हमारे सामने नंबर 2, और फिर रहेगा हमारे सामने नंबर 1। क्या इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर यही आ रहा है? मेरे को जवाब दीजिए। डिक्रीजिंग नहीं है, ये इंक्रीजिंग है। क्या बोल रहे हो भाई? क्या खा के बैठे हो? इंक्रीजिंग है। नंबर 1 सबसे कम स्टेबल है। प्लस आई वाले यानी कि कार्बन आयन को क्या करेंगे? डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। प्लस आई वाले कार्बन आयन को क्या कर रहे हैं? डिस्टेबलाइज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच में लेकर आया हूं, जल्दी से सोच समझ के जवाब दीजिए। ये कार्तिक सोनी बोल रहे नहीं सर मैं वो दूसरी साइड से देख रहा था। राक्षस गलती कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ना 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 ना, हमें कोई सिखा दे ऐसा हो नहीं सकता, और हम खुद सीख जाएं ऐसा हम होने नहीं देंगे। चलिए सबसे पहले बताइए, क्या यहां पर आईओसी के कॉन्सेप्ट काम कर सकते हैं? मेरे सवालों के जवाब दीजिए। क्या यहां पर आईओसी के कॉन्सेप्ट काम कर सकते हैं? नो सर, ईएन साइज सब बराबर है, तो ओसी के कॉन्सेप्ट काम करेंगे। मुझे बताइए NO2 का कैसा इफेक्ट है? माइनस आई। अरे मेरे सवालों के जवाब दो। Cl का कैसा इफेक्ट है? माइनस आई। CH3 अकेला जुड़ा हुआ कैसा इफेक्ट है? प्लस आई। खुद पर लेगा पार्शियल पॉजिटिव, यहां डेवलप करेगा पार्शियल नेगेटिव। ये खुद पर लेगा पार्शियल नेगेटिव, यहां डेवलप करेगा पार्शियल पॉजिटिव। ये खुद पर लेगा पार्शियल नेगेटिव, यहां डेवलप करेगा पार्शियल पॉजिटिव।
तो देखिए नेट नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, कम। नेट नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, कम। और यहां नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, बढ़ गया। तो आप अच्छे से जानते हैं, अरे मुझसे मत पूछिए, आप जानते हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या रहने वाला है, सबसे ज्यादा स्टेबल नंबर 1, फिर नंबर 2 और फिर नंबर 3। 1 मिनट सर, रुक जाइए सर, रुक जाइए। अगर आपने इसको नंबर 1 बोल दिया, इसने आपको नंबर 2 बोल दिया और इसने आपको नंबर 3 बोल दिया, सर एक बात मेरे दिमाग में एकदम क्लियर है, क्या, कि सर नंबर 3 सबसे कम स्टेबल होना चाहिए। एग्जैक्टली सही बोला आपने। लेकिन सर 1 और 2 में कैसे कंपेयर कर लिया, इसका भी माइनस आई और इसका भी माइनस आई, कैसे कंपेयर कर लिया बेटा? क्या दोनों माइनस आई बराबर लगाते हैं? क्या दोनों का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी बराबर है? नहीं, NO2 की इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी Cl से कहीं ज्यादा है। एक माइनस आई का ऑर्डर लिखवा रखा है, वो इसी दिन के लिए लिखवाया था। आई बात समझ में? दो ग्रुप्स का माइनस आई बराबर नहीं होता है, दो ग्रुप्स का प्लस आई भी बराबर नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी और इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी भी अलग हो सकती है। चलिए सर, अब तो समझ में आ गया है। क्या मैं ये बात बोल सकता हूं? क्या ये मैं बात बोल सकता हूं? बिल्कुल। अब मैं आपको जुगाड़ बता रहा हूं, जिनको समझ में नहीं आता, चमकता नहीं। देखो कार्बन पर कैसा चार्ज है, नेगेटिव। ये क्या है, कार्बन है। इसको स्टेबलाइज कौन करेगा? जिसके आगे माइनस का साइन होगा, माइनस वाला इसको स्टेबलाइज करेगा। इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज, इसके सामने भी माइनस का चार्ज, ये क्या होंगे, स्टेबलाइजिंग। क्लियर? जैसे ये हमारे सामने क्या है, मान लीजिए कार्बोकेटाइन, मेरी बात को ध्यान से सुनना। ये हमारे सामने क्या है, कार्बोकेटाइन। तो प्लस वाला इसको स्टेबलाइज करेगा। आप जानते हैं कार्बोकेटाइन को प्लस आई क्या करता है, स्टेबलाइज। अगर इस पर जो चार्ज, इफेक्ट के सामने वैसा ही साइन, तो वो स्टेबलाइजिंग होता है। याद रखने का जुगाड़ बता रहा हूं, दिमाग से पैदल लोगों। चलिए, हरीश दादी सारी बातें तो बता दी, अब भी मुझसे पूछ रहे हो आप। चलिए आगे बढ़ते हैं कार्बन फ्री रेडिकल की तरफ, तीसरा इंटरमीडिएट कार्बन फ्री रेडिकल की तरफ। ये लीजिए, ये हमारे सामने है कार्बन फ्री रेडिकल। बताइए इसमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है, कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। और मुझे यहां ताबड़तोड़ रिप्लाई मिल रहा है, सर sp2। अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है तो इसकी ज्योमेट्री के बारे में भी बात कर दो। बिल्कुल सही आंसर दिया आपने, तबीयत खुश कर दी सुबह सुबह, आज आपने मुझे खुश कर दिया है। कोशिश कीजिएगा क्लास के आखिरी तक मुझे खुश रखे। ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। अब कार्बन के वैलेंस शेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, p ऑर्बिटल। कितने p ऑर्बिटल होते हैं कार्बन के वैलेंस शेल में? मेरे सवालों के जवाब देते जाओ। सर 3 होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन लिख दिए कुछ लोगों ने, पहले सोच लेते क्या पूछेगा ये राक्षस। नहीं 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 नहीं, ऐसी बातें नहीं। 2px, 2py और 2pz, ये 3 p ऑर्बिटल होते हैं। बिल्कुल होते हैं सर, आप पूछो ना सारे जवाब देंगे। आपने बताया इसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp2। p के कितने ऑर्बिटल मिक्सिंग में गए, p के कितने ऑर्बिटल मिक्सिंग में गए, 2। तो एक p बच गया ना जो मिक्सिंग में नहीं गया। एग्जैक्टली बच गया सर। तो वो कहां होगा, वो कहां होगा? और क्या ये रेडिकल आपने, ये वाला रेडिकल आपने हाइब्रिडाइजेशन में काउंट किया? ये रेडिकल नहीं किया सर, नहीं किया। हमने काउंट किए केवल 3 सिग्मा बॉन्ड। एग्जैक्टली। तो क्या इसकी ज्योमेट्री कुछ ऐसी ही रहेगी? ये देखिए, ये ट्राइगोनल प्लेनर आप लोगों के सामने बनकर तैयार है। ये ट्राइगोनल प्लेनर आप लोगों के सामने तैयार है। और ये कौन सा ऑर्बिटल है, ये p ऑर्बिटल है। ये कौन सा ऑर्बिटल है, ये p ऑर्बिटल है, प्योर है, जो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर नहीं गया। ट्राइगोनल प्लेनर का मतलब होता है राक्षसों, ये तीनों वैलेंसी एक ही प्लेन में लाई करेंगे। ये तीनों वैलेंसी यस एक ही प्लेन में लाई करेंगे, लगभग 120 के बॉन्ड एंगल पर। ये तीनों वैलेंसी एक ही प्लेन के अंदर लाई कर रही है। आगे बात समझ में? और ये जो p ऑर्बिटल बच गया वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर अप और परपेंडिकुलर डाउन होगा। ये ज्योमेट्री होती है। किसी को कोई दिक्कत, आपत्ति, परेशानी है तो अभी मेरे मुंह पे बोल दे, अभी मेरे मुंह पे बोल दे। उत्तम पूछ रहे हैं सर ये sp2 कैसे? अभी तो आपने ओसी भी पढ़ ली हाइब्रिडाइजेशन में और आईओसी भी पढ़ ली भाई साहब, एक बार जाकर रिवाइज कर लीजिए। चलिए अब कुछ बातें मैं आपसे बोल देता हूं। कार्बन हैविंग 7 इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन हैविंग 7 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल इज नोन एज कार्बन फ्री रेडिकल। किसी को कोई दिक्कत कार्बन फ्री रेडिकल को पहचानना? अरे इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स बताओ राक्षसों कितने हैं? 7 है। चलिए ये लिखा हुआ आपके सामने, इसके बारे में बताइए। क्या रेडिकल होमोलेटिक फिजन या बॉन्ड क्लीवेज से बनते हैं? क्या रेडिकल्स होमोलेटिक बॉन्ड क्लीवेज से बनते हैं? सही बात।
क्या इसमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है? हमने ही तो बताई थी सर आपको। हाँ आपने बताई थी, मैं एक्सेप्ट करता हूं इस बात को, लेकिन है तो सही। ठीक है, क्या इसकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर है? हाँ सर बिल्कुल है, बिल्कुल सही बात है। क्या इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं? हाँ सर काउंट कर सकते हैं, 3 बॉन्ड का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर हैं और 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर हैं और एक अनपेड है। बिल्कुल 7 इलेक्ट्रॉन्स है सर, बिल्कुल सही है। क्या इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है? हाँ सर इनकम्प्लीट है, 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे लेकिन 7 है। चलिए, क्या ये एक इलेक्ट्रोफाइल है? क्या ये इलेक्ट्रॉन्स लेता फिरेगा रिएक्शन के अंदर? यस। और ये इलेक्ट्रॉन कहां से ले सकता है? ये इसमें ऊपर वाली साइड से भी इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है, इस लोब के थ्रू भी ले सकता है और इस लोब के थ्रू भी ले सकता है। ये कहीं से भी इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है, लाइक कार्बोकेटाइन, लाइक कार्बोकेटाइन। सही बात है। क्या मैं इसे लुईस एसिड बोल सकता हूं? क्या मैं इसे लुईस एसिड बोल सकता हूं? कुछ लोगों ने जवाब दे दिया है यस। इसका मतलब उसको लुईस एसिड की डेफिनेशन नहीं पता। लुईस एसिड वो होते हैं जो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करें। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा या एक सिंगल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा? सिंगल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। अरे 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो इसके वैलेंस शेल में 9 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। सेकंड पीरियड एलिमेंट्स कैन नॉट हैव मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल। तो ये लुईस एसिड नहीं है, ये लुईस एसिड नहीं है। क्या ये पैरामैग्नेटिक है? दुनिया जानती है सर, ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। यस इट इज अ पैरामैग्नेटिक स्पीसीज। चलिए अब इसकी स्टेबिलिटी पर बात कर लेते हैं। अब मैं कुछ चंद बातें आपके सामने कह रहा हूं, अब कुछ चंद बातें आपके सामने कह रहा हूं, मेरी बातों को आप ध्यान से सुनना। कुछ चंद बातें कह रहा हूं। नॉर्मली लोग ऐसा बोल देते हैं कि केटाइन और रेडिकल की स्टेबिलिटी एक जैसी होती है, नॉर्मली लोग ऐसा बोल देते हैं, लेकिन उनको बोलिए कि रेडिकल एक अलग चीज है, रेडिकल एक अलग चीज है। ना 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 ना, केटाइन और रेडिकल की स्टेबिलिटी एक जैसी नहीं होती है। बोलिए उनको, समझाइए वाईएसवाई सर ने ऐसा बोला है, नहीं होता है। रेडिकल की बातें बहुत अलग है, रेडिकल बहुत फैली हुई चीज है, रेडिकल को डेप्थ में आपके लेवल पर डिस्कस नहीं किया जा सकता। लेकिन प्लीज आप ऐसा मत बोलिए, प्लीज आप ऐसा मत बोलिए। आगे बात समझ में कि रेडिकल और केटाइन की स्टेबिलिटी एक जैसी होती है, जो रेडिकल को स्टेबलाइज करता है वो केटाइन को भी स्टेबलाइज करेगा। नहीं नहीं, ऐसी बातें नहीं बोलिए। क्लियर? अपने दिमाग से डिलीट कर दीजिए। अगर कहीं पर लिखा हुआ है केटाइन और रेडिकल हैव सिमिलर स्टेबिलिटी, उसको डिलीट कर दिए दिमाग से, एकदम आज ही गायब कर दीजिए। किसी ने बोला था फॉर्मेट, यस फॉर्मेट कर दीजिए उसको। चलिए, तो फिर सर स्टेबिलिटी कंपेयर कैसे करेंगे, मैं बता रहा हूं। देखिए, क्या ये कार्बन इलेक्ट्रोडेफिशिएंट है? मेरे को बताओ, क्या ये कार्बन इलेक्ट्रोडेफिशिएंट है? यस। लेकिन क्या इसके ऊपर कोई चार्ज है? क्या इस कार्बन पे कोई चार्ज है? मुझे जवाब दीजिए। नो सर, इट्स अ न्यूट्रल स्पीसीज, इस पर कोई चार्ज नहीं है। तो फिर इस पर जो ग्रुप्स लगे हुए हैं, क्या वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है? यस, ये प्लस आई से इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कोशिश कर रहा है, शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो प्लस आई वाले कार्बन फ्री रेडिकल को स्टेबलाइज करेंगे, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए और ये इसको इलेक्ट्रॉन देने में हेल्प कर रहे हैं। क्लियर? ठीक है बात। ये भी कैसा लगा रहे हैं? प्लस आई, यानी कि प्लस आई वाले कार्बन फ्री रेडिकल को स्टेबलाइज करते हैं। यस सर, ये भी प्लस आई लगा रहा है। क्या आप इसका नाम लिख सकते हैं? यस सर, इसका नाम रहेगा टर्सरी ब्यूटाइल रेडिकल, या फ्री रेडिकल भी बोल सकते हो। दूसरे का बताओ, इसका रहेगा सर आइसोप्रोपाइल रेडिकल। ठीक है, तीसरे का बताओ, इसका रहेगा सर इथाइल रेडिकल। बिल्कुल सही। इसका बताओ मिथाइल रेडिकल। सर आप पूछिए, हम बताते जाएंगे, सारे जवाब देंगे आपको एग्जैक्टली। अगर इसको बोल दिया जाए नंबर 1, इसको बोल दिया जाए नंबर 2, इसको बोल दिया जाए नंबर 3 और इसको बोल दिया जाए नंबर 4, स्टेबिलिटी ऑर्डर बता दो, स्टेबिलिटी ऑर्डर बता दीजिए। धनाधन आंसर मिलेंगे। जयप्रा सर का कहना है सबसे ज्यादा स्टेबल 1, फिर रहेगा 2, फिर रहेगा 3 और फिर रहेगा 4। एग्जैक्टली दिस विल बी द स्टेबिलिटी ऑर्डर। डिक्रीजिंग है इस बार। किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी नहीं होनी चाहिए, किसी को भी कोई भी दिक्कत आपत्ति परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखो, अपन ने क्या पढ़ लिया? केटाइन पढ़ लिया, एनाइन पढ़ लिया, रेडिकल पढ़ लिया। यही 3 इंटरमीडिएट्स हैं जो अपने सिलेबस में, कार्बिन और नाइट्रीन अपने सिलेबस में नहीं है। आगे बात समझ में, यही 3 रेडिकल्स हैं जो अपने सिलेबस में है।
अब अपने पास आएंगे रैंडम क्वेश्चंस। केटायन को प्लस वाले स्टेबलाइज करते हैं, माइनस वाले डिस्टेबलाइज करते हैं। समझ में आ गया सर? बिल्कुल समझ में आ गया। एनायन को माइनस वाले स्टेबलाइज करते हैं और प्लस वाले डिस्टेबलाइज करते हैं। समझ में आ गया। मैं प्लस आई माइनस आई नहीं बोल रहा। अरे तुम क्या सोचते हो मैं क्या बोलता हूं यार? मैंने केवल बोला प्लस वाले केटायन को स्टेबलाइज करेंगे, प्लस वाले। अब वो प्लस एच हो सकता है, प्लस आर हो सकता है, प्लस आई हो सकता है। प्लस वाले सोचो ना तुम। एनायन को कौन स्टेबलाइज करेंगे? माइनस वाले, माइनस वाले। माइनस आई माइनस एच माइनस आर। लंबी सोच रखें आप, दूरदर्शी बने। हाँ, अब हम क्वेश्चंस लेंगे धनाधन धनाधन धनाधन। क्लियर? यस, माइनस को माइनस कंपेयर कीजिए। कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग आयंस। कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग आयंस। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, अब आपसे जवाब चाहिए, आंसर दे दीजिए। और आंसर भी एक्सप्लेनेशन के साथ, ऐसे नहीं कि दे दिया आज आंसर, क्योंकि नीट जाकर अपना मई जून में होता है, तब तक याद रहे बातें। दे दीजिए मुझे आंसर। सुबह सुबह आज मैं आप के आंसर देने के लिए उठा हुआ हूं। आंसर मुझे मिल रहा है सर सबसे ज्यादा ए, फिर बी, फिर सी और फिर डी। कैसा है? एनायन है। कैसा इफेक्ट लगाएगा? माइनस आई। 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 क्या तीनों का माइनस आई बराबर है? नो सर, फ्लोरीन का माइनस आई सबसे ज्यादा है। क्या ये क्वेश्चन आईओसी से सोल्व हो सकता है? नहीं हो सकता सर। क्यों? क्योंकि जिस एटम पर नेगेटिव चार्ज है उसकी ईएन भी सेम है और उसकी साइज भी सेम है। आईओसी यहां सरेंडर कर देगी सर, आप ही को बताना पड़ेगा। तो दिस विल बी द आंसर। किसी को कोई दिक्कत, आपत्ति, परेशानी है तो अभी राइट नाउ मुझे बताएं, राइट नाउ, अभी क्या अभी बताएं। मैं क्या कहना है सर, कोई दिक्कत नहीं है, आपके होते हुए दिक्कत हो ही नहीं सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहां पर कॉन्सेप्ट काम किया कि माइनस आई तो सभी में है, लेकिन सभी की माइनस आई लगाने की जो पावर है वो अलग अलग है। यानी कि क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट लिया गया है पावर का। किसका कॉन्सेप्ट लिया गया है? पावर का। कार्तिक सोनी कह रहे हैं सर नो, इट्स ए बिग नो। चलिए, इसमें अगर हम बात करना चाहें तो ये एनायन है, ध्यान से देखिए, ये भी एनायन है और ये भी हमारे सामने एनायन है। क्लियर? एग्जैक्टली। जिस ये यहां पर ये एटम बताओ, ये एटम कौन सा है जिस पर नेगेटिव चार्ज टिका हुआ है? ये एटम कौन सा है? मुझे बताओ, मुझे बताओ, मुझे बताओ। ये एटम कार्बन है। इट्स ए बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। इट्स अ बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। एग्जैक्टली सर, इट्स अ बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। अब बताइए क्लोरीन का कैसा इफेक्ट? क्लोरीन का कैसा इफेक्ट? क्लोरीन का माइनस आई, दुनिया जानती है सर, माइनस आई। कैसा इफेक्ट? माइनस आई। इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विड्रॉ करने की कोशिश करेगा। ये बेइज्जती करवा देता है स्लाइड, कभी कभी घनघोर बेइज्जती हो जाती है बच्चों के बीच में। माइनस आई। अब बताइए क्या क्लोरीन के माइनस आई लगाने की पावर सभी में बराबर है? क्लोरीन का माइनस आई लगाने की पावर बराबर है। जो माइनस आई लगा रहा है वो सेम कर दिया, लेकिन डिस्टेंस वेरी कर दी। क्या वेरी कर दी? डिस्टेंस। और आप जानते हैं इंडक्टिव इफेक्ट अगर किसी पर सबसे ज्यादा डिपेंड करता है तो वो होता है डिस्टेंस सेंसिटिव है। सबसे ज्यादा माइनस आई ये नजदीक से लगाएगा, नजदीक से इसका माइनस आई सबसे ज्यादा लगेगा, तो सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा सी, फिर रहेगा बी और फिर रहेगा ए। कॉन्सेप्ट क्या लिया गया है इस्तेमाल में? कॉन्सेप्ट क्या लिया गया है सर? इस बार डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व किया गया है। एग्जैक्टली आपने पहचान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्या ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा आईओसी की मदद से? पहले ये देखिए कहीं आईओसी का क्वेश्चन तो नहीं है। अरे दिमाग से पैदल लोगों, वहां पर ऐसे ब्रैकेट में नहीं लिखेगा क्वेश्चन के पीछे ओसी आईओसी, ऐसे लिखकर नहीं देता है नीट, क्योंकि तुम पहली बार देने जाओगे तुम्हें लगेगा कि वो बताएगा ऑर्गेनिक का है। तुम्हें खुद सोचना पड़ेगा। केमिस्ट्री केमिस्ट्री है। ये विभाजन तो एलन ने किया है, केमिस्ट्री तो एक पूरा सब्जेक्ट है, पूरा सब्जेक्ट है केमिस्ट्री तो। देखिए, क्या यहां पर डिस्टेंस वेरी हो रही है? नहीं। क्या लगने वाले की पावर वेरी हो रही है? नहीं। लेकिन लगाने वालों की संख्या बदल रही है, नंबर बदल रहे हैं। सर थोड़ा समझाओ ना डिटेल में, क्या कहना चाहते हो? अरे समझाऊंगा, समझाने के ही तो पैसे लिए हैं मैंने तुमसे। हाँ, सारे भी मैंने नहीं लिए। कभी मेरे गुर्दों में उंगली कर करके लहू लुहान कर दो मुझे कि तूने हमसे पैसे लिए हैं और हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है। एलन का तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन तुझे नहीं छोड़ेंगे सर हम। तुझे छोड़ ही नहीं सकते हम किसी भी हालात में। मैंने थोड़ा सा बढ़िया तरीके से लिख दिया है, ठीक है? अब देखिए ढंग से, यहां पर देखो कितने क्लोरीन है माइनस आई लगाने वाले, कितने क्लोरीन है माइनस आई लगाने वाले। यहां पर कितने क्लोरीन है और यहां पर कितने क्लोरीन है।
तो यहां पर वेरी कर रहा है नंबर, यहां पर वेरी कर रहा है नंबर। यहां पर 3 क्लोरीन है जो इसका खून निकाल देंगे माइनस आई लगा लगाकर। यहां पर 2 क्लोरीन है और यहां पर 1 ही है, तो नंबर पर भी तो डिपेंड करेगा ना, लगाने वाला 1 है, 2 है, 3 है, इस पर भी तो डिपेंड करेगा। यस सर डिपेंड करेगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा ए, फिर रहेगा बी, ये रहेगा सी और फिर रहेगा डी। सर आपने 3 कॉन्सेप्ट दिए, ध्यान से सुनो सर, आपने 3 कॉन्सेप्ट दिए। कितने कॉन्सेप्ट दिए? 3। बिल्कुल बताइए। सबसे पहला कॉन्सेप्ट दिया सर आपने कि पावर पर डिपेंड कर रहा है, फ्लोरीन की अलग पावर है, क्लोरीन की अलग पावर है, ब्रोमीन की अलग पावर है, आयोडीन की अलग पावर। बिल्कुल, यानी कि आपने पहले क्वेश्चन में समझाया कि इंडक्टिव इफेक्ट पावर पर भी डिपेंड करता है। फिर आपने सर कॉन्सेप्ट दिया डिस्टेंस का कि एक ही माइनस आई वाला अलग अलग जगह से अलग अलग लगा सकता है डिस्टेंस। फिर आपने कॉन्सेप्ट दिया नंबर कि नंबर बदलने से माइनस आई बदलता है। अगर सर कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया जिसमें तीनों एक साथ आ पड़े, टपक गए तीनों, डिस्टेंस भी बदल रही है, नंबर भी बदल रही है, पावर भी बदल रही है, तो एक जुगाड़ चलता है, डीएनपी रूल लगाना है। माइनस आई के केस में कौन सा लगाना है? डीएनपी। आगे बात समझ में? यहां पर हमारे सामने डी का मतलब है क्या? सबसे पहले आप किसको देखेंगे? डिस्टेंस। फिर आप देखेंगे लगाने वालों की संख्या, नंबर, कितने हैं लगाने वाले, और फिर आप क्या देखेंगे? उनकी पावर, ऑर्डर, कौन ज्यादा लगाता है और कौन कम। समझ में आया कि नहीं आया? किसी को समझ में आया कि नहीं आया? किसी को कोई आपत्ति दिक्कत है तो बता दीजिए। प्लस आई के केस में क्या चलता था? डीबीएन। प्लस आई के केस में चलता था डिस्टेंस, ब्रांचिंग और नंबर। यहां पर चलता है डिस्टेंस, नंबर और पावर। क्लियर? उसमें भी डिस्टेंस डोमिनेटिंग था, इसमें भी डिस्टेंस डोमिनेटिंग है, डिस्टेंस पर सबसे ज्यादा डिपेंड करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच में भाई लोगों आ चुका है, आंसर एक्सपेक्ट करता हूं मैं। ये प्रवीण का कहना है डीएनपी को धोनी नहीं पड़ेगा, धोनी नहीं पड़े। ये कहां से है भगवान? तुम्हें पता है मजे चाहिए, पढ़ाई नहीं करनी, तुम्हें मजे चाहिए, ऐसे ऐसे शॉर्ट ट्रिक बना के लाए। फिर पहले तो डीएनपी सोचो, धोनी नहीं पड़ेगा, फिर डी से धोनी, धोनी से डिस्टेंस। अरे सीधा याद रखना, डी से डिस्टेंस है। क्यों चीजों को मजे लेने के लिए चीजों को बिगाड़ रहे हो? सिंपल सा क्वेश्चन। अब बताइए यहां पर ये ग्रुप कौन है? बाकी तो सब सेम है, प्लस आई वाला। यहां पर ये ग्रुप कौन है? प्लस आई वाला। और यहां पर भी ये ग्रुप कौन है? प्लस आई वाला। गोट द पॉइंट? यस सर। और मैं बता चुका हूं CT3 CD3 CS3 प्लस आई का ऑर्डर। तो सबसे ज्यादा स्टेबल ए, फिर रहेगा बी और फिर रहेगा सी। किसी को कोई दिक्कत, आपत्ति, परेशानी है तो अभी बोलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। पहले चेक कीजिए क्वेश्चन कहीं आईओसी का तो नहीं है और तुम ओसी के कॉन्सेप्ट लगा रहे हो। पहले ये चेक कर लिया करो। नहीं सर ओसी का ही है, ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। आशीष गुप्ता का कहना है यस काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट वाज ऑब्जर्व्ड। यहां पर ये कैसा इफेक्ट लगाएगा? माइनस आई। ये भी कैसा इफेक्ट लगाएगा? माइनस आई। और ये भी कैसा इफेक्ट लगाएगा? माइनस आई। एग्जैक्टली। लेकिन माइनस आई लगाने का पावर भी अलग अलग होता है, डिस्टेंस सभी में क्या है? सेम। तो सबसे आगे रहेगा हमारे सामने, अगर मैं इसको बोल देता हूं ए, इसको बोल देता हूं बी और इसको बोल देता हूं सी, तो सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा ए, फिर रहेगा सी और फिर रहेगा बी। किसी को कोई दिक्कत, आपत्ति, परेशानी है तो अभी मेरे मुंह पे बोल दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए मेरे सवालों का। लव कुमार बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टीचर को प्रोत्साहित किया। ये हमारे सामने है ए और ये हमारे सामने है बी। विच वन इज मोर स्टेबल? ए और बी? ए और बी? ए और बी? सबसे पहले देखो ये कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, ये कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है। कैसा इफेक्ट? माइनस आई। कैसा इफेक्ट? माइनस आई। कैसा इफेक्ट? माइनस आई। माइनस वाले केटाइन को डिस्टेबलाइज करते हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। लेकिन यहां पर माइनस आई यहां से लग रहा है। डिस्टेंस देखो, अरे डिस्टेंस देखो माइनस आई लगाने वालों की, सबसे नजदीक है। यहां माइनस आई लगाने वाले कितने हैं? 2। माइनस आई लगाने वाले कितने हैं? 2। यानी कि संख्या यहां पर 2 है, यहां पर संख्या 1 है। लेकिन डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा पहले या नंबर पर? मेरे सवालों के जवाब दीजिए। डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा या नंबर पर? पहले सर डिस्टेंस देखा जाएगा। तो ये अकेला फ्लोरीन ज्यादा माइनस आई लगाएगा इन 2 क्लोरीन की बजाय। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस वेरी कर गया है। यहां माइनस आई ज्यादा है तो स्टेबिलिटी कम, यानी कि ए विल बी मोर स्टेबल देन बी। और मैक्सिमम स्टूडेंट्स का आंसर बिल्कुल सही आया था, डिस्टेंस को प्रायोरिटी दी जाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए, मेरे सवालों के जवाब दो, मेरे सवालों के जवाब दो। ये लो ए, ये लो बी और ये लो सी, ये लो। पहले मुझे बता दो, क्या ये क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है? क्या ये क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है? नो सर। यहां पर फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव है, यहां पर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव है और यहां पर नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव है। दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू आईओसी, क्योंकि ईएन अलग अलग आ रही है एग्जैक्टली। और आप जानते हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज क्या होता है? ज्यादा स्टेबल होता है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा सी, फिर रहेगा बी और फिर रहेगा ए। इसमें कोई प्लस आई माइनस आई कुछ भी देख रहा है ना, वो पागल है, वो पागल है, उसका मैं कुछ भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि भाई इसमें इनऑर्गेनिक के कॉन्सेप्ट लगेंगे। किसके कॉन्सेप्ट लगेंगे? इनऑर्गेनिक के। एग्जैक्टली सर। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए और मुझे बताइए, क्या ये क्वेश्चन प्योरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है? क्या ये क्वेश्चन प्योरली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, या फिर उसने इस बार मिक्स गेम खेल दिया है? या फिर उसने मिक्स गेम खेल दिया? तुम पता क्या बोलते हो, तुम्हें बस कार्बन दिख जाए, तुम उस क्वेश्चन को दिल से आत्मा से ऑर्गेनिक का मान बैठते हो। बस कार्बन दिख गया, बस मुझे और कुछ नहीं देखना, मुझे कार्बन दिख गया मतलब ऑर्गेनिक है। ऐसा नहीं है। कार्बन आपने पीरियोडिक टेबल में भी पढ़ा है, आप कार्बन फैमिली को भी पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन मिक्स है। ये क्वेश्चन क्या है? मिक्स है। क्या आप एक बात जानते हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लेस स्टेबल होता है? बस मुझे ये सवाल दीजिए, जवाब दीजिए। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लेस स्टेबल होता है। और आप देख सकते हैं जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उनमें कुछ की तो ईएन अलग अलग है, कुछ की ईएन क्या है? अलग अलग है। आगे बात समझ में? यस सर, उनकी ईएन अलग अलग है। तो ईएन के बदलने से आप जानते हैं मामला बदलेगा। ये देखिए, ट्रिपली बॉन्डेड वाले कार्बन की ईएन सबसे ज्यादा है। क्या पहचान पाए आप? ट्रिपली बॉन्डेड वाले कार्बन की ईएन सबसे ज्यादा है। अगर सबसे ज्यादा है तो स्टेबिलिटी सबसे कम। एक बात बोल दें सर, सबसे पीछे रहेगा सी एग्जैक्टली, और सबसे आगे रहेगा ए। ये बोल दिया है आईओसी ने, ये बोल दिया है आईओसी ने। क्लियर? ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल होता है, फिर डबल बॉन्ड पर और फिर सिंगल बॉन्ड पर ईएन का कॉन्सेप्ट चल रहा है। ठीक है सर। अब सर ये देखो, यहां पर भी डबल बॉन्ड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और यहां पर भी डबल बॉन्ड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब आईओसी डिक्लेयर नहीं कर सकती। आईओसी ने बोला सबसे ज्यादा ईएन पॉजिटिव चार्ज लेस स्टेबल, सबसे कम ईएन पॉजिटिव चार्ज, इन चारों में सबसे ज्यादा स्टेबल। लेकिन बोलता है नंबर बी और नंबर डी में मैं डिसाइड नहीं कर सकती, ईएन क्या हो गया? सेम। अब आईओसी ने सरेंडर किया तो ओसी बोलेगा आजू बाजू देखो। यहां पर ये जो ग्रुप लगा हुआ है, मुझे बताइए इसका कैसा इफेक्ट? यहां पर जो ग्रुप लगा हुआ है, मुझे बताइए इसका कैसा इफेक्ट? बताइए कैसा इफेक्ट है? डबल बॉन्ड वाले कभी प्लस आई लगाते हैं क्या? ये अल्काइल ग्रुप है। कैसा इफेक्ट है? माइनस आई, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। कैसा इफेक्ट है? माइनस आई। ये लगाएगा साहब माइनस आई और ये लगाएगा माइनस आई। ये देखो, ये तो डबल बॉन्ड तो सभी में, दोनों में कॉमन है। ये वाला पार्ट तो दोनों में ही कॉमन है, मैंने इसको तो कॉमन ले लिया, उसके अलावा देखा। तो अब बताइए बी और डी में से ज्यादा स्टेबल किसको होना चाहिए? बी और डी में से ज्यादा स्टेबल किसको होना चाहिए? बी और डी में से एग्जैक्टली बी को ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी है तो अभी मेरे मुंह पे बोल दो। नीट में आने लायक क्वेश्चन है, कई एग्जाम्स में क्वेश्चन आ चुका है, बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन आ चुका है। बल्कि लेस कोई लेना देना नहीं है। नीरज जी अपने घर के कॉन्सेप्ट ना बनाए भाई, बल्कि से क्या लेना देना है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। वही कहानी हो गई है रेडिकल के केस में भी। यहां पर रेडिकल, यहां पर रेडिकल, यहां पर रेडिकल और यहां पर रेडिकल। क्लियर? देखने को आप इसको रेडिकल को केटाइन जैसे देख सकते हैं, जो वेरिएशन आएंगे वो आपके लेवल पर नहीं आएंगे। बिल्कुल सही आंसर दिया है, ऊपर वाला ही आंसर आने वाला है इस केस में। यहां पर अगर हम बात करना चाहें तो ये देखिए एटम ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन की ईएन सबसे ज्यादा है,
फिर अगर हम बात करना चाहें इसकी यहां पर सबसे कम है, इसकी यहां पर अगर हम बात करना चाहें तो सबसे कम है। क्लियर? तो सबसे ज्यादा स्टेबल तो रहेगा, अगर मैं इसको बोल देता हूं ए, इसको बोल देता हूं बी, इसको बोल देता हूं सी और इसको बोल देता हूं डी, तो सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा ए और सबसे कम स्टेबल रहेगा सी। क्लियर? अब देखिए यहां पर इसका कैसा इफेक्ट लग रहा है, -i। यहां पर भी अगर हम बात करना चाहें इसका कैसा इफेक्ट लग रहा है, -i। तो फिर आ जाएगा हमारे सामने बी और फिर आ जाएगा हमारे सामने डी। क्लियर? जो लोग रिपीट लिख रहे हैं ना उनके लिए आखिरी क्वेश्चन है भाई, पूरा पूरा डिस्कशन कर दूंगा इसके अंदर, पूरा आखिरी क्वेश्चन है। अब मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा यहां पर। चलिए इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताइए, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताइए, इस कार्बन की भी बताइए और इस कार्बन की बताइए। सभी कार्बन की आखिरी मौका है, आखिरी मौका है तुम लोगों के लिए। रिपीट लिखने वालों, ये महक बेटा sp3d कहां से लिख दिया तुमने? कार्बन में डी ऑर्बिटल होता ही नहीं है बेटा जी। ये कार्बन हाइब्रिडाइज्ड है sp3, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है sp2, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है sp और इस कार्बन की भी हाइब्रिडाइजेशन हमारे सामने है sp2। क्लियर? किसी को कोई दिक्कत आपत्ति? चलिए बेटा महक कोई दिक्कत की बात नहीं, प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है, हमसे भी होती है। इसमें कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी है या बताइए, अभी बता दीजिए। इतना लिखा इसमें, किसी को दिक्कत आपत्ति परेशानी? जो रिपीट लिख रहे थे उनसे पूछ रहा हूं मैं, किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी? होनी भी नहीं चाहिए, मेरे होते हुए कैसे हो सकती है तुम्हें दिक्कत? चलिए, क्या मैं यहां कार्बन देखकर ओसी के कॉन्सेप्ट लगा दूं, मैं टूट पड़ूं ओसी के ऊपर, मैं आओ देखो ना ताओ देखो, मैं प्लस आई माइनस आई प्लस एच माइनस एच आर ये सब लगा दूं? अरे मेरे सवालों के जवाब दो, क्या ये सब मैं लगा दूं? सर ऐसा करोगे तो लोग आप पर हंसेंगे, पागल कहेंगे लोग सर आपको। सर आप अपनी ही बातें भूल जाते हैं। क्या बताया था सर आपने? आपने बोला था जब किसी आयन की स्टेबिलिटी देखते हैं सबसे पहले देखते हैं सर उसमें साइज, फिर देखते हैं सर उसमें ईएन, ठीक है, और फिर आता है सर आप वाला सब्जेक्ट ओसी। ये दोनों बातें सर आईओसी के खाते में है। हाँ तो बिल्कुल सही बात है, मेरे को याद दिलाया करो ना तुम, मेरे को याद दिलाया करो, इसीलिए तो लाइव क्लास में, वरना रिकॉर्डेड ही ले लेते तुम। ठीक है सर, ठीक है। क्या हाइब्रिडाइजेशन के बदलने से, क्या हाइब्रिडाइजेशन के बदलने से ईएन बदलता है? मेरे को ये बता दो, क्या हाइब्रिडाइजेशन के बदलने से ईएन पर फर्क पड़ता है? क्या मैंने आपको मॉडिफाइड ईएन प्रिंसिपल पढ़ाया था? मॉडिफाइड, मॉडिफाइड, मोर विल बी द परसेंटेज एज कैरेक्टर, मोर विल बी द ईएन, पढ़ाया था सर, पढ़ाया था सर, याद तो है सर हमें, कुछ कुछ याद आ रहा है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और क्या आपने आईओसी में ये पढ़ा है, नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मोर स्टेबल, नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मोर स्टेबल, पढ़ा है? तो बताइए अगर मैं इसको बोल दूं ए, मैं इसको बोल दूं बी, मैं इसको बोल दूं सी और मैं इसको बोल दूं डी, बोल दी सर, आपकी मर्जी, आप कुछ भी बोल सकते हैं। अरे मैं तो बोलूंगा ना। बताइए सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होना चाहिए आईओसी के हिसाब से? सबसे ज्यादा स्टेबल सी, क्योंकि सर ये sp हाइब्रिडाइज्ड है। एग्जैक्टली, सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा सी। और सबसे कम भी बता दो, सबसे कम भी बता दो ए। एग्जैक्टली, लेकिन बी और डी के अंदर, ध्यान से सुनो, बी और डी के अंदर, बी और डी के अंदर आईओसी सरेंडर कर देगा, बोलेगा इस कार्बन की भी sp2 है, इस कार्बन की भी sp2 है, ईएन सेम है, सॉरी मैं नहीं कर पाऊंगा। तो फिर आपको ओसी की शरण में आना ही पड़ेगा। ऑर्गेनिक बोलेगा अब आजू बाजू लगे हुए ग्रुप्स देखो, मुझे बताओ ये डबल बॉन्ड वाले कैसा इफेक्ट लगाते हैं, ये डबल बॉन्ड वाले कैसा इफेक्ट लगाते हैं, -i, ये भी कैसा इफेक्ट लगाएगा, -i। माइनस वाले एनायन को स्टेबलाइज करेंगे या डिस्टेबलाइज? ये देखो ये डबल बॉन्ड तो मैंने लिया ही नहीं, क्योंकि ये तो इसमें भी है और इसमें भी, इस पूरे को छोड़ दिया मैंने, इस पूरे को छोड़ दिया। अरे अरे पता नहीं कैसी कैसी बातें करते हैं भगवान, पागल ही कर देंगे, पागल ही कर देंगे मेरे को। देखो ये तो इसमें इतना है, इतना तो इसमें भी है, ये तो कॉमन है, इसको तो मैंने देखा ही नहीं, बाकी को देखा, बाकी को देखा मैंने। क्लियर? तो फिर आप बोल सकते हैं कि D इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू B एंड दिस विल बी द स्टेबिलिटी ऑर्डर। किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी है तो अभी बता दीजिए। और मुझे ये बता दीजिए नेगेटिव चार्ज कौन से ऑर्बिटल के अंदर है? इसके अंदर जो नेगेटिव चार्ज है वो कौन से ऑर्बिटल के अंदर है? हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर है। और वो हाइब्रिड ऑर्बिटल कौन सा है? ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है sp। वो हाइब्रिड ऑर्बिटल कौन सा है? sp। ये p ऑर्बिटल कौन लिख रहे हैं भाई? ये p ऑर्बिटल कौन लिख रहे हैं?
क्या पढ़ा तुमने आईओसी के अंदर? हाइब्रिडाइजेशन। क्या पढ़ा फिर? एक तरफ तो आप जब इसके हाइब्रिडाइजेशन निकाले तो आपने एक सिग्मा बॉन्ड प्लस एक क्या लिया? लोन पेयर। यहां आप लोन पेयर को काउंट कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन निकालते टाइम, तो आपको यह पता होना चाहिए जब आपने इसको हाइब्रिडाइजेशन में काउंट किया है तो लोन पेयर हाइब्रिड ऑर्बिटल में ही तो होगा, तो ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर क्या है? मौजूद है। चलिए चलिए चलिए, इन तीनों क्वेश्चंस में अब किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी है तो अभी बोलो, मेरे मुंह पे बोलो। चलिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। रुद्राक्ष कह रहे हैं सर आपके होते हुए दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे इन एक्सप्लेनिंग द रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ। नेक्स्ट एप्लीकेशन आ गई। अब वापस आ जाएंगे जोश थोड़ा सा कम और होश में ज्यादा। जोश थोड़ा सा कम और होश में ज्यादा। वो कौन सी मूवी आई थी वो, विक्की कौशल वाली? हाँ पूरी। उसके बाद बस हाउ इज द जोश, हाउ इज द जोश चल रहा है। नहीं 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 नहीं, अपने को ज्यादा जोश नहीं चाहिए भाई, होश में होने चाहिए तुम लोग। जोश भले कम हो, होश में आपको होना चाहिए। रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ। रिलेटिव का मतलब है अगर दो एसिड्स हमें दिए हैं तो हम उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर कर सकते हैं। दो एसिड्स हमें दिए हैं तो हम उनके एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर कर सकते हैं। सर सबसे पहले आप हमें यह बताइए ये एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? हम आजीवन पढ़ते रहते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ। तो सर मतलब क्या होता है एसिडिक स्ट्रेंथ का? ये बहुत बढ़िया बात है, आप इसको समझ लेंगे ना तो आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ? नहीं नहीं नहीं, रिप्लेसेबल ऑफ H प्लस आयन। नहीं 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 नहीं। दो एसिड अगर आपके सामने दिए हुए, एक एसिड आपके सामने दिया हुआ है HF और एक एसिड आपके सामने दिया हुआ है HCl। मैं आपको बता देता हूं, आईओसी का क्वेश्चन है, कुछ लोग फैल जाएंगे। HCl इज स्ट्रॉन्गर एसिड एज कंपेयर टू HF। HCl इज स्ट्रॉन्गर एसिड एज कंपेयर टू HF। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि अगर इन दोनों से H प्लस मांगा जाए तो HCl और HF में से जल्दी H प्लस कौन देगा? HCl। अगर इन दोनों को उठा के किसके अंदर डाल दिया जाए? वाटर के अंदर। इन दोनों को उठाकर किसके अंदर डाल दिया जाए? वाटर के अंदर। तो कौन जल्दी अपना H प्लस रिलीज करेगा? HCl अपना H प्लस जल्दी रिलीज करेगा। तो अब समझ में आया एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या है? एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब है ईज ऑफ डोनेशन ऑफ H प्लस। कौन कितनी आसानी से H प्लस देता है, कौन कितनी आसानी से H प्लस देता है। क्या एसिडिक स्ट्रेंथ किसी इस बात पर डिपेंड करेगी कि उसके पास कितने H प्लस देने के लिए है? नो नो नो, कभी नहीं, कभी नहीं, अरे नहीं डिपेंड करेगी। H2SO4 और HClO4 में से अगर आपने आईओसी पढ़ी है तो बताइए दोनों में से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है? H2SO4 और HClO4 में से? सभी का जवाब है HClO4 इज स्ट्रॉन्ग एसिड। यस बिल्कुल सही, HClO इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। और H2SO4 कितने H प्लस दे सकता है? 2H प्लस। और ये कितने H प्लस दे सकता है? 1H प्लस। स्टिल HClO4 इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। मैं आपकी आत्मा तक उतारना चाहता हूं कॉन्सेप्ट को, आपकी आत्मा एकदम तृप्त हो जानी चाहिए कॉन्सेप्ट पढ़कर। यस सर, यानी कि ये 2H प्लस दे सकता है, ये 1H प्लस दे सकता है, फिर भी HClO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है। हां सर, क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ ये नहीं होती कितने H प्लस देता है, एसिडिक स्ट्रेंथ ये होती है कितनी जल्दी H प्लस देता है। गॉट द पॉइंट? कितनी जल्दी H प्लस देता है, इस बात को एसिडिक स्ट्रेंथ बोलते हैं। आ गई बात समझ? सर अब ढेर सारे एसिडिक कॉन्सेप्ट पढ़े हमने आर्नियस का एसिड बेस कॉन्सेप्ट पढ़ा, फिर हमने ब्रोंस्टेन लोरी एसिड बेस कॉन्सेप्ट पढ़ा, फिर हमने लुइस एसिड बेस कॉन्सेप्ट पढ़ा। ढेर सारे हमने एसिड बेस कॉन्सेप्ट पढ़े, थ्योरीज पढ़ी हैं। ऑर्गेनिक में सर आप किसकी बात करना चाहते हो? कौन से वाले एसिड्स की बात करोगे? सर हमें थोड़ा सा बता दीजिए। बिल्कुल सही बात है, हम ऑर्गेनिक के अंदर कौन सी? ब्रोंस्टेन लोरी एसिड्स की बात करते हैं। कौन से एसिड्स की बात करते हैं ऑर्गेनिक के अंदर? ब्रोंस्टेन लोरी एसिड्स की बात हम करते हैं। मेरी बात को ध्यान से समझ लीजिए। कौन से एसिड्स पढ़ेंगे? ब्रोंस्टेन लोरी एसिड्स पढ़ेंगे। ना हम लुइस एसिड की बात करेंगे, ना हम आर्नियस एसिड्स की बात करेंगे। और ब्रोंस्टेन लोरी ने क्या बोला था? ऐसे कंपाउंड्स जो वाटर के अंदर H प्लस दे सकें,
वो एसिड कहलाते हैं। ऐसे कंपाउंड्स जो वाटर के अंदर H+ दे सके, H+ डोनर हो, प्रोटॉन डोनर हो, क्या कहलाते हैं? वो एसिड कहलाते हैं। किसके अंदर? एक्वस मीडियम के अंदर। वो बढ़िया एसिड वो होगा जो जल्दी अपना H+ दे। गॉट द पॉइंट? यस सर। आ जाऊंगा अपनी बातों पर। आइए सर, अब आप बात कर लीजिए। देखिए ये मैंने सही लिखा है या गलत लिखा है, मुझे बता दीजिए। ये मैंने सही लिखा है या गलत लिखा है, मुझे बता दीजिए। मुझे बताइए, एसिड्स आर द सब्सटेंसेस व्हिच कैन डोनेट H+। किसके अंदर? वाटर के अंदर। अगर आपने कोई कंपाउंड H है उसमें वाटर डाला तो यहां पर मिल जाएगा आपको H+ और उसका कॉन्जुगेट बेस A-। क्लियर? ठीक है सर, आगे बढ़ता हूं। Ka ये हमारे सामने होता है Ka, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। कैसे लिखा जाता है? मेरे सवालों के जवाब देते जाओ। अब आयोनिक इक्विलिब्रियम की कुछ बातें होंगी, बिल्कुल लिखा जाता है सर। ये देखिए, क्या ये सारी बातें मैं लिख सकता हूं? Ka इज द एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। अगर किसी में H+ आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, यानी कि उसका Ka क्या रहेगा? ज्यादा। देखो ऊपर आ रहा है H+ आयन, ध्यान से देखो, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है सर, ठीक है। उसका Ka क्या रहेगा? ज्यादा। लेकिन उसका pKa क्या रहेगा? कम। क्योंकि आप जानते हो pKa जो होता है -log Ka होता है। ये रिलेशन आपने पढ़ा होगा आयोनिक के अंदर। बिल्कुल सही पढ़ा है सर, इक्विलिब्रियम में पढ़ा है। और पीएच के बारे में भी आपने पढ़ा होगा, -log H, ये पीएच होता है। देखो अगर H आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा तो उसमें पीएच क्या मिलेगी आपको? कम मिलेगी। मिलेगी कि नहीं मिलेगी? ये सारा रायता किसकी वजह से फैला है? माइनस के साइन की वजह से। किसकी वजह से? माइनस के साइन की वजह से। तो ये सारी बातें आपको पता है कि नहीं पता? ये स्ट्रॉन्ग एसिड को पहचानने के तरीके हैं और ये वीक एसिड को पहचानने के तरीके हैं। सही है सर, कोई दिक्कत नहीं, हम इक्विलिब्रियम में पढ़ चुके, आप नहीं भी बताते तो हमें पता था। चलिए अच्छी बात है। अब देखना, acidic strength is directly proportional to the stability of conjugate base. Stronger the acid, weaker its conjugate base. ये बात तो मैं नहीं बताऊंगा, ये बात तो आप पहले पढ़ चुके हैं, इक्विलिब्रियम के अंदर पढ़ी हुई है। ये बात बताऊंगा कि जितना ज्यादा स्टेबल होगा कॉन्जुगेट बेस, उतनी ज्यादा होगी एसिडिक स्ट्रेंथ। ध्यान से सुनना, आपके पास था HF, ध्यान से सुनना, और आपके पास है HCl। दोनों वाटर के अंदर गए, दोनों किसके अंदर गए? वाटर के अंदर गए। ध्यान से सुनना, दोनों वाटर के अंदर जाकर अपना H+ देना चाहते हैं। दोनों वाटर के अंदर जाकर अपना H+ देना चाहते हैं। ये बनेगा हमारे सामने H+ एक्वस, और साथ में बनेगा हमारे सामने F- एक्वस। ध्यान से सुनना मेरी बातों को, मेरी बातों को ध्यान से सुनना आप लोग। आपके जो ज्ञान चक्षु है ऑर्गेनिक के अंदर खुलेंगे, ध्यान से सुनते रहना। ये भी देगा सर H+ एक्वस और Cl- एक्वस। ठीक है सर, मेरे एक सवाल का जवाब दो, क्या इक्विलिब्रियम स्टेबिलिटी की तरफ शिफ्ट होता है? क्या इक्विलिब्रियम स्टेबिलिटी की तरफ शिफ्ट होता है? जहां बनने वाली चीजें ज्यादा स्टेबल होंगी, इक्विलिब्रियम उधर ही शिफ्ट हो जाएगा सर। एग्जैक्टली। दूसरी बात बताओ मुझे, अगर कोई चीज स्टेबल है तभी बनना पसंद करेगी, अगर कोई चीज स्टेबल है तभी बनना पसंद करेगी। जाहिर सी बात है सर, कोई चीज अनस्टेबल क्यों बनना पसंद करेगी? अगर कोई चीज स्टेबल है तो जल्दी बनेगी। बिल्कुल सही, मेरे सवालों के जवाब आपने दे दिए हैं। देखिए कॉन्जुगेट जो आपका बेस है वो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट वाले फॉर्मूले में कहां पर है? ऊपर है या नीचे है? एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट वाले में ऊपर है या नीचे है? यानी कि इसकी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी Ka उतना ज्यादा, इसकी वैल्यू जितनी ज्यादा Ka उतना ज्यादा, और Ka जितना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा। बिल्कुल सही बात है। अब आप देखिए F- और Cl- में से अगर मुझसे स्टेबिलिटी पूछी जाए, F- और Cl- में से कौन ज्यादा स्टेबल होता है? Cl-। F- और Cl- में से कौन ज्यादा स्टेबल होता है? आप बताइए। Cl-। ये बात मैंने सही बोली या गलत? जवाब दीजिए। अरे साइज देखना है, कुछ लोगों की आत्मा जवाब नहीं दे रही है कि ये क्या बोल दिया। साइज, ईएन नहीं देखा जाता, साइज। क्या आईओसी पढ़ी है भाई तुम लोगों ने? एक ग्रुप के अंदर साइज डिसाइडिंग फैक्टर होता है। आयन की स्टेबिलिटी में सबसे पहले क्या देखते हैं? साइज। F- से बड़ा Cl- होता है तो ज्यादा स्टेबल होगा। क्लियर? चलिए, इसीलिए HCl ने खटक से H- फेंक दिया।
HCl को वाटर में डाला, खटेक्स H+ फेंक दिया। क्यों? क्योंकि Cl- स्टेबल बन रहा है। मैंने H+ क्यों नहीं देखा? क्योंकि H+ तो दोनों में कॉमन है। ध्यान से देखो, H+ की तो स्टेबिलिटी में देख नहीं सकता, वो तो दोनों में कॉमन है। दोनों में क्या है? कॉमन। तो मैंने कॉन्जुगेट बेस देखा वहां पर, तो जितना ज्यादा कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा उतनी जल्दी वो H+ फेंक देगा। HCl HF को डाला, HCl ने खटेक्स H+ फेंक दिया। क्यों? क्योंकि Cl- स्टेबल है, उसको किसी की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन F- अनस्टेबल है, इसलिए H+ देने में क्या करेगा? देरी करेगा। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? क्या ये बात आपको समझ में आ गई? जवाब दीजिए। क्या ये बात 5 स्टार लाइन लिखी हुई है? मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, मोर विल बी द एसिडिक स्ट्रेंथ। अब सारी बातें मैं इसी लाइन के बेसिस पर करूंगा। सारी बातें, जब भी आपको एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना हो, H+ हटा लो, कॉन्जुगेट बेस बना लो, चेक द स्टेबिलिटी। कॉन्जुगेट बेस एक एनायन होता है और एनायन की स्टेबिलिटी हम कंपेयर कर चुके हैं। चलिए, सही है सर। ये देखिए, सारी बातें दोबारा बता दी है। अगर कोई एसिड दिया है तो उसका कॉन्जुगेट बेस बना लो। जैसे HCl दिया है, कॉन्जुगेट बेस क्या बन गया? Cl-। ये जितना ज्यादा स्टेबल, एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा। क्या ये बात लिख सकता हूं मैं? कॉन्जुगेट बेस क्या एक एनायन होता है? मेरे सवालों के जवाब दो। क्या कॉन्जुगेट बेस एक एनायन ही है? उत्तम का कहना है कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी कैसे पता करेंगे? बेटा मत करो, आप रहने ही दो। क्या कॉन्जुगेट बेस एक एनायन ही है? यस। तो एनायन को माइनस वाले क्या करते हैं? स्टेबलाइज, और प्लस वाले क्या करते हैं? डिस्टेबलाइज। यानी कि -I वाले एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे और +I वाले एसिडिक स्ट्रेंथ को घटा देंगे। खत्म। खत्म। ऐसे हवा में बातें मत करो सर, क्वेश्चंस करो। अब ये लो क्वेश्चन, कंपेयर द क्वेश्चन स्टेबिलिटी, सॉरी, कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ, कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ। And this question purely belongs to IOC, nothing to do with OC, nothing to do with OC। IOC से स्टार्ट करता हूं हमेशा। एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर कीजिए। मैं बोलता हूं मेक द कॉन्जुगेट बेस CH3-। कॉन्जुगेट बेस बनाना तो आता है ना? मेक द कॉन्जुगेट बेस NH2-। मेक द कॉन्जुगेट बेस OH-। मेक द कॉन्जुगेट बेस F-। Got the point? Now compare the stability of these conjugate bases. Conjugate base is a anion. Conjugate base is a anion. कार्बन पर माइनस से ज्यादा नाइट्रोजन पर माइनस, नाइट्रोजन से माइनस से ज्यादा ऑक्सीजन पर, और ऑक्सीजन से माइनस से ज्यादा इस पर। तो ये हमारे सामने है स्टेबिलिटी ऑर्डर। स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ CB का मतलब है कॉन्जुगेट बेस। जो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा वही एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा। यही तो पढ़ाया है मैंने। यानी कि A से ज्यादा एसिडिक B है, B से ज्यादा एसिडिक C है, और C से ज्यादा एसिडिक D है। मेरे सवालों के जवाब दो। किसी को कोई दिक्कत, आपत्ति, परेशानी है तो मेरे मुंह पे बोल दो। किसी को कोई दिक्कत, आपत्ति है, परेशानी है, मेरे मुंह पे बोल दो। नहीं है सर? ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। IOC का क्वेश्चन सॉल्व करवाया है। दिस क्वेश्चन ऑल्सो बिलोंग्स टू IOC। मेक द कॉन्जुगेट बेस, H+ हटा दो, कॉन्जुगेट बेस बना लो। H+ हटा दो, कॉन्जुगेट बेस बना लो। बताइए विच वन इज मोर स्टेबल? विच वन इज मोर स्टेबल? ऑक्सीजन पर माइनस ज्यादा स्टेबल होता है या सल्फर पर माइनस? ऑक्सीजन पर माइनस ज्यादा स्टेबल होता है या सल्फर पर? सल्फर। पहले साइज। हे भगवान, क्या समझा दिया है तुमको IOC। मेरे सबसे पहले साइज देखते हैं, फिर देखते हैं EN, और फिर आता है OC। तो स्टेबिलिटी यही रहेगा क्या? इनके कॉन्जुगेट बेस का स्टेबिलिटी का ऑर्डर, और जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर रहेगा वही एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर रहेगा। यानी कि अगर हम बात करना चाहें, B इज मोर एसिडिक एज कंपेयर टू A। दिस क्वेश्चन प्योरली बिलोंग्स टू IOC। OC का कोई लेना देना नहीं है, फालतू में बदनाम किया है। ये क्वेश्चन भी प्योरली बिलोंग करता है किसको? IOC को। और आंसर दीजिए, क्वेश्चन का आंसर दीजिए, मेरे सवालों का जवाब दीजिए। मेक द कॉन्जुगेट बेस, नाइट्रोजन से H हटा हुआ, कॉन्जुगेट बेस। ऑक्सीजन से H हटा लें, कॉन्जुगेट बेस। सल्फर से H हटा लें, कॉन्जुगेट बेस। कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेसिस। ये रहेगा स्टेबिलिटी का ऑर्डर। लेकिन हमें स्टेबिलिटी थोड़ी बतानी थी, हमें तो एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी थी। अरे हमें तो एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी थी भाई लोगों, क्या कर रहे हो? तो बता देंगे ना सर।
ए से ज्यादा एसिडिक बी है और बी से ज्यादा एसिडिक सी है, कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी? एक ही तो रहेगा, बिल्कुल सही क्रिस का। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आता हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ। ये क्वेश्चन भी इनऑर्गेनिक का है भाई, तुमको कुछ एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा मुझे, इनऑर्गेनिक पढ़ा दिया है तुम लोगों को। मेक द कॉन्जुगेट बेस, मेक द कॉन्जुगेट बेस, मेक द कॉन्जुगेट बेस, गॉट द पॉइंट। कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp, नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3, ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3। हाँ जयप्रकाश सर बोल रहे हैं सर आपको 50-50 रुपए हम पेटीएम कर देंगे, राक्षस। चलिए बताइए आंसर क्या रहेगा। क्या sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन sp3 ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है? ये देखो तनीषा बेटा तुमने तो खून कर दिया मेरा। नहीं नहीं सही है तनीषा, बिल्कुल सही, माफी चाहूंगा बेटा आपने सही दिया है नीचे वाले का। तनीषा बिल्कुल सही आंसर, माफी चाहूंगा, पब्लिकली माफी मांग रहा हूं। हाँ, क्या sp कार्बन ऑक्सीजन से भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है? नहीं, नहीं होता। तो सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा हमारे सामने, अगर हम बात करना चाहें C, फिर रहेगा A और फिर रहेगा B। ये इनके आयंस की स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ नहीं बता सकते क्या? अरे एसिडिक स्ट्रेंथ नहीं बता सकते क्या? सबसे ज्यादा रहेगा C, फिर हमारे सामने रहेगा A और फिर हमारे सामने रहेगा B। किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी तो बता दीजिए, होनी भी नहीं चाहिए। चलिए अब आया है क्वेश्चन नंबर 5 एंड दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू ओसी। ये इसलिए पढ़ाना जाया जाता है क्योंकि तुम्हें कार्बन दिख जाता है ना, तुम गालियां देना शुरू कर देते हो ऑर्गेनिक वाले को, दो भर भर के बाल्टी भर भर के दो, उसको मार दो गालियां दे दे। सर आप कैसे चेक करूं? बना कॉन्जुगेट बेस, बना दिया सर। बना कॉन्जुगेट बेस, बना दिया सर। अरे बना कॉन्जुगेट बेस, अरे सर बना दूंगा, क्यों जलील कर रहे हो? अरे तुम्हें जब तक जलील ना किया जाए, तुम्हें जलील जब तक ना किया जाए तुम्हें समझ में कहां आता है। बना दिया क्या? यस। अरे एसिडिक स्ट्रेंथ गई भाड़ में, स्टेबिलिटी बताओ कैसा इफेक्ट लगेगा? प्लस आई। कैसा इफेक्ट लगेगा मुन्ना? प्लस आई। अरे कैसा इफेक्ट लगेगा मुन्ना? प्लस आई। अरे कैसा इफेक्ट लगेगा मुन्ना? प्लस आई। और क्या प्लस आई ब्रांचिंग के साथ बढ़ जाता है? क्या प्लस आई ब्रांचिंग के साथ बढ़ जाता है? और क्या प्लस आई एनायन को डिस्टेबलाइज करता है? क्या प्लस आई एनायन को डिस्टेबलाइज करता है? सबसे ज्यादा स्टेबल एनायन कौन सा रहने वाला है? ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। और जो एनायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर है वही एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। तो बता दीजिए ना एसिडिक स्ट्रेंथ, क्यों मेरे मजे ले रहे हो? बता दीजिए ना एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा रहेगा A, फिर रहेगा B, फिर रहेगा C और फिर रहेगा D। उत्तम कुमार जो बोल रहे थे सर कैसे चेक करूंगा कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी, चेक कर ले बेटा। उत्तम कुमार कहां निकल लिए हो तुम? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए, मेरे सवालों का जवाब दे दीजिए। अब मैं रिलैक्स करूंगा, बहुत बोल लिया हूं भाई, परेशान हो गया हूं बोल बोलकर, परेशान सा हो गया हूं बोल बोलकर, परेशान सा हो गया हूं। ये देखो H रहा, एसिडिक H, एसिडिक H, एसिडिक H, एसिडिक H। कुछ लोगों को समझ नहीं आता है, मैं बता देता हूं। कार्बोक्सिलिक एसिड ये एसिडिक होता है, इस ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ H क्या होता है? एसिडिक। हटाओ और कॉन्जुगेट बेस बनाओ। मैं एक बार बना के दिखा देता हूं। ये बनेगा, इसमें भी बना के दिखा देता हूं। ये बनेगा, इसमें भी बना के दिखा देता हूं। अरे कितनी मदद करूं मैं तुम लोगों की, कितनी मदद करूं सर, कितनी मदद कर लो सर, कितनी भी मदद कर लो, गालियां तो हम आप ही को देंगे आखिरी में। ये लगाएगा भाई साहब माइनस आई माइनस आई माइनस आई माइनस आई माइनस आई, फिर से माइनस आई माइनस आई और माइनस आई। बताइए सबसे ज्यादा माइनस आई किसमें है? CF3 तबाही मचा देगा सर, तबाही मचा देगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस ये है, ठीक है। उसके बाद ये है, उसके बाद ये है और सबसे पीछे वो है, खत्म।
बिल्कुल, लेकिन मुझे ये जवाब नहीं चाहिए, मुझे ये जवाब चाहिए एसिडिक स्ट्रेंथ। ये लीजिए एसिडिक स्ट्रेंथ, मैं यहां आंसर लिख रहा हूं, सबसे ज्यादा ए, फिर बी, फिर सी और फिर डी। नेक्स्ट बता दीजिए के ए का ऑर्डर क्या रहेगा? के ए एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट का ऑर्डर सेम, ए देन बी देन सी देन डी। नेक्स्ट पीकेए के ए ज्यादा तो पीकेए कम, उल्टा ए से ज्यादा बी, बी से ज्यादा सी, सी से ज्यादा डी, रिवर्स हो जाएगा। देखो सबसे कम पीके किसका है? ए का। सबसे कम पीके किसका है? ए का। जिसका पीके जितना कम उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा, जिसका पीके जितना कम उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा। क्लियर? किसी को कोई दिक्कत नहीं? नेक्स्ट पीएच मैं कैलकुलेट नहीं, मैं कंपैरिजन नहीं करूं, काट देना, इसको काट देना। क्लियर? चलिए नेक्स्ट स्लाइड, आखिरी स्लाइड है ये। नीट में आया क्वेश्चन है, आंसर दे दो। ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। उत्तम कुमार कह रहे हैं सर अब थोड़ा चमक रहा है। अरे चमका के ही दम लूंगा भाई, चमका के ही दम लूंगा। और मुझे बिल्कुल सही आंसर मिला है जिया गोयल का यहां पर। अब आपको कॉन्जुगेट एसिड बनाना है, ये देखो माइनस बना लो, यहीं पर क्या बना लो? माइनस, और यहीं पर क्या बना लो? माइनस। ये लगाएगा ऑक्सीजन, क्या लगाएगा? माइनस आई। यहां पर ऑक्सीजन क्या लगाएगा? माइनस आई, लेकिन डिस्टेंस बढ़ गया और इसका कैसा लगेगा? प्लस आई, एल्काइल ग्रुप। तो सबसे ज्यादा रहेगा ए, फिर रहेगा बी और फिर रहेगा सी। किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी है तो अभी बोल दीजिए मेरे मुंह के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब दीजिए। दो दो कौड़ी के सवाल हैं भाई। यहां पर कौन लगा हुआ है? CCl3 भयंकर माइनस आई, फिर थोड़ा सा कम माइनस आई, और CH3 का भाई लोगों कैसा माइनस आई? प्लस आई, सॉरी। तो एसिडिक स्ट्रेंथ रहेगा ए, फिर रहेगा बी और फिर रहेगा सी। किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी? नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ दिया जाता है होमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ दिया जाता है होमवर्क, और लगाइए दिमाग और दीजिएगा इस सवाल का जवाब। हैंडआउट्स आप तक पहुंच रहे हैं, होल्ड करेंगे। हैंडआउट्स मिल गए क्या? बता दीजिए भाई लोगों, एक बार हैंडआउट्स पहुंच गए क्या आप लोगों तक? चलिए सभी का मानना है, कनिष्का डांगी का भी मानना मिल गया है, कृष्ण डांगी। चलिए चलिए बहुत बढ़िया, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पढ़ाई में व्यस्त रहे। जय हिंद। चलिए।